हाय, दिस इज विक्रम गढ़वाल। वेलकम टू आरडी मैथ चार्जर। दोस्तों जो जनरल साइंस की सीरीज चालू कर रखे हैं, उस सीरीज में आज हम दर्पणों की बातें करने वाले हैं। जैसा कि हम देख पाते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी प्रकार के जो दर्पण होते हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम देखें दर्पण, सबसे पहले बात ये आती है कि दर्पण कहाँ किसे जाता है। तो कोई भी जो पारदर्शी ट्रांसपेरेंट जो शीशा होता है, जो कांच होता है, उस कांच की किसी एक सतह पर यदि अपारदर्शी सतह की लेप चढ़ा दी जाए तो रूप ले लेता है किसका? दर्पण का रूप ले लेता है। यानी कि किसी भी शीशे के ऊपर किसी शीशे के ऊपर या शीशे के एक सतह पर अपारदर्शी सतह की पदार्थ की लेप चढ़ा दी जाए। लेप, और वो जो अपारदर्शी जो पदार्थ होता है उसमें जैसे चांदी का उपयोग कर सकते हैं, एल्यूमिनियम का उपयोग कर सकते हैं। तो जो अपारदर्शी पदार्थ की लेप चढ़ा दी जाती है तो किसका रूप ले लेता है? वो रूप ले लेता है किसका? मिरर का, दर्पण का रूप ले लेता है। हम उसे क्या कह सकते हैं? दर्पण कह सकते हैं। और जो दर्पण होते हैं ये दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक तो आता है समतल मिरर, समतल दर्पण जिसे कहा जाता है, और दूसरा जो इसका प्रकार होता है वो होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण किसे कहा जाता है? अब समतल दर्पण किसे कहा जाता है? जिसकी दोनों तल सपाट हो, दोनों तल क्या हो? सीधे हो, सपाट हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम चित्र में ऐसे देखें तो यदि आपके पास शीशा इस प्रकार से जिसकी दोनों तलें क्या है? सपाट है, सीधी हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? समतल दर्पण। और इसके एक तरफ हमें क्या चढ़ाते हैं? अपारदर्शी पदार्थ की लेप चढ़ाते हैं। इस अपारदर्शी पदार्थ में चांदी का उपयोग कर सकते हैं, एल्यूमिनियम का उपयोग कर सकते हैं। तो उधर वाले को देखते हैं गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण कहां से प्राप्त होते हैं? किसी भी गोले को काटा जाए तो उसके काटने के देखो अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि माना हमारे पास ये कोई कांच का गोला है और इस गोले को हमने बीच में से काटा, तो काटने पर दो हिस्से विभाजित हो गए। जैसा कि अब मैं आपको ऐसे दिखाऊं, एक हिस्सा ऐसा आ गया और एक हिस्सा उधर वाला आ गया। और इस पे भी हम जैसे कि तो अभी तो पारदर्शी है, लेकिन जब तक इसमें हम अपारदर्शी पदार्थ की लेप नहीं चढ़ाएंगे तब तक इसे हम दर्पण नहीं कह सकते। तो एक तो कंडीशन ये होती है कि हम अंदर वाली सतह पे लेप चढ़ाएं, और एक कंडीशन ये आती है कि इसके बाहर वाली सतह पे लेप चढ़ाएं। तो ये अलग अलग प्रकार के दो दर्पण बन गए। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऐसा होता है और एक होता है ऐसा। जो इस प्रकार का जो गोलीय दर्पण होता है उस गोलीय दर्पण को कहा जाता है उत्तल दर्पण। क्या कहा जाता है? उत्तल दर्पण कहा जाता है। और जो उधर वाली कंडीशन में जो हमारे पास जो दर्पण आया था उसको कहा जाता है अवतल दर्पण। क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण। अब यहाँ हम सबसे पहले उठाते हैं किसको? उत्तल दर्पण को उठाते हैं, और उत्तल दर्पण से जुड़ी हुई जो सभी बातें हैं उन बातों को जानते हैं। तो इसे ये जो उत्तल दर्पण है, इस उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर भी कहा जाता है। तो चलिए उत्तल दर्पण को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं किसे? उत्तल दर्पण को डिस्कस करते हैं। और इस उत्तल दर्पण को और क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहा जाता है? कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। तो अब ये किसे कहा जाता है? जैसे आपने डायग्राम में देखा होगा कि कुछ हमारे पास जो कंडीशन ऐसी थी कि यदि जो गोले से काटकर बनाया हुआ जो दर्पण था, इसके यदि हम अंदर वाली सतह पे लेप चढ़ा देते हैं तो ये कौन सा दर्पण बनता है? उत्तल दर्पण बनता है। अब यहां से हम उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या दे सकते हैं कि वह दर्पण जिसमें परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरी हुई हो, जिसमें परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरी हुई हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। अब यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और पता रखना है दर्पण से, कि जो दर्पण होता है ये दर्पण हमेशा परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। ये लास्ट ईयर रेलवे की एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि दर्पण किस सिद्धांत पे काम करता है। ऐसे आपने प्रकाश के गुण पढ़े होंगे, अपवर्तन, परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, तो उसी में प्रकाश का ही गुण होता है परावर्तन।
तो जो दर्पण होते हैं, ये दर्पण हमेशा परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं, जबकि जो लेंस होते हैं ये लेंस अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करते हैं। किस सिद्धांत पे काम करते हैं? अपवर्तन के सिद्धांत पे। तो यहां से आप दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जान पाए हो। देख, तो दर्पण किस सिद्धांत पे काम करता है? परावर्तन। और लेंस किस सिद्धांत पे काम करता है? अपवर्तन। तो जो उत्तल दर्पण है ये किसे कहा जाता है? जिसमें जो परावर्तक जो सतह होती है, परावर्तक सतह जहां से प्रकाश की किरणें टकराती हैं, तो ये उभरा हुआ हिस्सा है। जो प्रकाश की किरणें आएंगी वो इस उभरे हुए भाग पे ही परावर्तित होंगी, यहीं से टकराएंगी। तो इसको क्या कहा जाता है? परावर्तक सतह कहा जाता है। दर्पण की जिस सतह पर प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है उस सतह को कहा जाता है परावर्तित सतह। तो ये इधर वाली उभरी हुई सतह है, इसमें उभरी हुई सतह किसका काम करती है? परावर्तक सतह का काम करती है, या परावर्तन का काम करती है, परावर्तन का काम करती है। तो आप इसकी परिभाषा क्या देख सकते हैं? वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरी हुई हो, बाहर की तरफ उभरी हुई हो उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण, या हम इसको कह सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या कह सकते हैं? कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण कहा जाता है। तो आप परिभाषा बहुत अच्छे से जान पाए होंगे। अब यहां से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। ये परिभाषा ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चंस में मिलती है और नीचे पूछा जाता है कि ये कहा किसे जाता है। वह दर्पण जिसमें जो परावर्तक सतह होती है, वो परावर्तक सतह यदि उभरी हुई होती है तो उसे कौन सा मिरर कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। आप यहां से डायग्राम से भी देख पाए हो कि कुछ उत्तल दर्पण का जो डायग्राम होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। अंदर वाली सतह क्या होती है? पॉलिश होती है, और बाहर वाली सतह उभरी हुई होती है। अब तो इसमें परावर्तक सतह कौन सी हो गई? बाहर वाली हो गई। और जो उत्तल जो दर्पण होता है, ये उस उत्तल दर्पण से जुड़ी हुई कुछ और अन्य बातों को भी जानते हैं। अब एक तो इधर वाला पृष्ठ होता है, एक उधर वाला पृष्ठ होता है। जो ये दर्पण है, इस गोले का जो मिड पॉइंट होता है, इस मिड पॉइंट को कहा जाता है ध्रुव। क्या कहा जाता है? ध्रुव, या इसको कहते हैं पोल, और इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। अब ये जो गोलीय दर्पण होता है, तो एक पॉइंट आप क्या जान पाए हो कि एक इसमें क्या होता है? ध्रुव या पोल होता है, वो दर्पण का मिड पॉइंट होता है। अब नेक्स्ट हम जानते हैं किसको, कि जो ये जो दर्पण होता है, ये दर्पण कभी ना कभी किसी ना किसी गोले का भाग रहा होगा, और इस जो गोला था आपके पास जिसमें से काटा था आपने, उस गोले का जो केंद्र बिंदु होता है, उस केंद्र बिंदु को कहा जाता है वक्रता केंद्र। क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र। तो एक वक्रता केंद्र हम इधर बनाते हैं और दूसरे वाला वक्रता केंद्र इधर बनाते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है, इसको कहा जाता है मुख्य अक्ष। तो आप यहां से दो पॉइंट और जान पाए हो। एक इसमें क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है जिसे प्रदर्शित किया जाता है C से, और एक इसमें क्या होता है? मुख्य अक्ष होती है। अब यहां से आपको इनकी परिभाषाएं एग्जाम्स में पूछी जाती हैं कि जो दर्पण होता है, इस दर्पण के पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव या पोल कहलाता है। और जो दर्पण है, इस दर्पण का जो केंद्र कोई ना कोई किसी ना किसी गोले से जिसमें से हमने काटा था, उस गोले का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। और फिर हमने क्या जाना कि जो वक्रता केंद्र होता है और जो P होता है, ध्रुव होता है, इसको जो मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है, इसको क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट जानते हैं यहां से कि जो दर्पण होता है, इस दर्पण के P और जो C है, अब आप जानने लग गए हो कि इसको क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र कहा जाता है, और इसको क्या कहा जाता है? पोल या ध्रुव कहा जाता है। वक्रता केंद्र और पोल का जो मिड पॉइंट होता है, इसको कहा जाता है फोकस बिंदु। क्या कहा जाता है? फोकस बिंदु कहा जाता है। तो चौथा आपने क्या जाना? फोकस बिंदु होता है एक इसमें, फोकस बिंदु होता है। दोबारा से मैं इन सभी को डिस्कस करवाता हूं आपको। ध्रुव या पोल क्या होता है? जो दर्पण हो गया, इस दर्पण का जो पृष्ठ हो गया, इस पृष्ठ का मध्य बिंदु जो होता है, उसको ध्रुव या पोल कहा जाता है। नेक्स्ट वक्रता केंद्र, कि जो दर्पण है, इस दर्पण किसी ना किसी गोले का भाग था, इस गोले के केंद्र को कहा जाता है वक्रता केंद्र। मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र और पोल को
को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है इसको कहा जाता है मुख्य अक्ष। नेक्स्ट फोकस बिंदु, ध्रुव और वक्रता केंद्र का जो मिड पॉइंट होता है इस मिड पॉइंट को कहा जाता है फोकस बिंदु। आपके पास जो दर्पण था, इस दर्पण को आपने किसी ना किसी गोले से काटा होगा, तो उस गोले की यदि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर थी तो ये यहाँ क्या है, वक्रता केंद्र। त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो अब आपको किसी ने ऐसे कहा कि फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी क्या होती है, अब इसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इस त्रिज्या का हाफ कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर पे क्या होता है, इसका फोकस बिंदु होता है। इधर भी क्या होता है, फोकस बिंदु होता है। तो यदि आपके पास यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो इसका हाफ कितना हो गया, 5 इधर है और 5 इधर है। तो यहां से और यहां तक की जो दूरी होती है इस दूरी को कहा जाता है फोकस दूरी। यानी कि फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य की जो दूरी होती है उस दूरी को कहा जाता है कौन सी दूरी, फोकस दूरी। और जो फोकस दूरी है, अब यहां से आप रिलेशन पता कर पाए हो कि जो फोकस दूरी होती है ये फोकस दूरी किसकी डबल होती है या किसकी हाफ होती है। जैसे आपने यहां से जाना हो कि ये जो त्रिज्या होगी इस त्रिज्या का हाफ होती है फोकस दूरी। तो त्रिज्या की ये जो आपके पास जो दर्पण था, ये दर्पण जिस भी गोले का भाग था उस गोले की जो त्रिज्या होती है इस त्रिज्या का हाफ होती है फोकस दूरी। कोई सा भी दर्पण हो, समतल दर्पण के अलावा समतल दर्पण की तो जो फोकस दूरी होती है वो तो अनंत होती है। जबकि यहां से हम उत्तल और अवतल की बातें करें तो उत्तल दर्पण की यदि आपको कहीं फोकस दूरी में भी रिलेशन पूछे तो आप बता सकते हो कि फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है। और हम ऐसे कह सकते हैं इसको कि यदि आपके पास कहीं फोकस दूरी दी हुई है तो त्रिज्या निकाल सकते हो, और किसी भी प्रश्न में आपको त्रिज्या दी हुई हो तो फोकस दूरी निकाल सकते हो। आप दोनों में से कोई एक चीज आपको दे रखी होगी और एक आपको निकालनी होगी, तो आप ऐसे निकाल सकते हो यहाँ से। तो आप यहाँ से अलग अलग पॉइंट जान पाए हो। ध्रुव किसे कहा जाता है, ऐसा आपने जाना होगा यहाँ से। वक्रता केंद्र किसे कहा जाता है, मुख्य अक्ष किसे कहा जाता है, फोकस बिंदु किसे कहा जाता है, फोकस दूरी किसे कहा जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो उत्तल दर्पण होता है, ये उत्तल दर्पण काम कहाँ आता है, इसके उपयोग पढ़ते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। अब उत्तल दर्पण की यदि हम उपयोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और पता होना चाहिए। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब जैसे कि आप डायग्राम से पहचान सकते हो कि ये क्या है, हमारे पास उत्तल दर्पण है और इस उत्तल दर्पण में ये वाला बिंदु क्या है, पोल है, ध्रुव है इसका। ये इसका क्या है, सेंटर बिंदु है। इधर भी इसका कोई ना कोई सेंटर बिंदु रहा होगा, वक्रता केंद्र कहा जाता है जिसे। और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है इसको क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। और जो वक्रता केंद्र और जो पोल का जो मिड पॉइंट होता है इस मिड पॉइंट को कहा जाता है फोकस बिंदु। और यहां से यहां तक की जो दूरी होती है इसे कहा जाता है फोकस दूरी कहा जाता है। छोटे एफ से प्रदर्शित किया जाता है इसे। अब नेक्स्ट हमें क्या जानना है कि जो उत्तल जो दर्पण होता है, ये उत्तल दर्पण हमेशा प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है। क्या करने का काम करता है, जैसे कि मान लो इस पे अनंत से कोई प्रकाश की किरण आई तो इधर फैलाता है इसे। कहीं से भी यदि आपके पास उत्तल दर्पण पे प्रकाश की किरणें आती हैं तो हमेशा फैलाने का काम करता है। तो अब ये फैलाता है तो वह दर्पण जो प्रकाश की किरणों को फैलाता है इसको कहा जाता है अपसारी दर्पण। क्या कहा जाता है, अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो ये उत्तल दर्पण का सेकंड नाम आ चुका है आपके पास, क्या, अपसारी दर्पण भी उत्तल दर्पण को ही कहा जाता है। और उत्तल दर्पण क्या करता है, ये प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है। तो आपने यहां से देखा होगा। अब यहां से उपयोग में हम सबसे पहला उपयोग, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट उपयोग पढ़ते हैं, क्या कि जो बहुत बड़े क्षेत्र का चित्र होता है, जो इमेज होती है वो बहुत छोटा बनाता है। इसी कारण उत्तल जो दर्पण होता है इस उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है गाड़ियों का जो साइड जो पार्श्व मिरर आता है उस पार्श्व मिरर में किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाड़ियों का पार्श्व दर्पण में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो गाड़ियों का जो साइड मिरर होता है उसके पीछे वाला जो क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। और जैसे कि मान लो उसमें पीछे से कोई ट्रक आता हुआ आ रहा है तो हमारे को बिल्कुल छोटा सा दिखाई देता है। तो हम इससे अनुमान भी लगा सकते हैं कि उत्तल जो दर्पण होता है उत्तल दर्पण बहुत बड़े क्षेत्र का
इमेज एक बहुत छोटे इमेज के रूप में हमारे को दिखाता है। और नेक्स्ट इसका उपयोग पढ़े तो इसका उपयोग किया जाता है और स्ट्रीट लाइट में, इसमें किया जाता है, स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। अब यहां से आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और पता रखना है, क्या कि जो उत्तल जो दर्पण होता है, ये उत्तल दर्पण, अब देखो इधर से तो प्रकाश की किरणें मिलने से रही, अब ये किधर की तरफ मिलेंगी, पीछे की तरफ मिलती है, तो इधर वाली तरफ इधर से मिलेंगी, ऐसे मिलेंगी। यदि अनंत से कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो ये दूसरी तरफ मिलेगी। अब यहां से आपको ध्यान देने योग्य बात है, क्या कि इधर हमारा ऑब्जेक्ट था, वस्तु किधर थी, हमारी इधर थी, और हमारा इमेज कहां बन रहा है, दर्पण की दूसरी तरफ बन रहा है। यदि इमेज की दिशा और ऑब्जेक्ट की दिशा दोनों ही अलग अलग हों तो दर्पण हमेशा चित्र बनाता है, कैसा, आभासी चित्र बनाता है। तो यहां से आप जान पाए होंगे कि जो उत्तल दर्पण होता है वो चित्र कैसा बनाता है, आभासी प्रकार का बनाता है। और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं हम कि जो उत्तल दर्पण होता है, इस उत्तल दर्पण की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। कैसी होती है, धनात्मक होती है। यहां से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस लास्ट ईयर रेलवे के पेपर्स में देखने को मिले होंगे कि जो उत्तल दर्पण होती है उसकी क्षमता किसमें होती है, धनात्मक होती है। और ये उत्तल दर्पण कैसा इमेज बनाता है, आभासी इमेज बनाता है। और हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि छोटा चित्र बनाता है। जैसे कि मैंने आपको एक ट्रक का उदाहरण देके भी बताया कि जो गाड़ी होता है, गाड़ी के पार्श्व दर्पण में इसका उपयोग किया जाता है। और जो दर्पण होता है जो पार्श्व में लगा रहता है, साइड मिरर जो होता है, उसमें जो पीछे का चित्र होता है वो बहुत बड़ा चित्र होता है। और उस बड़े क्षेत्र में यदि कोई ट्रक पीछे से आ रहा है सड़क पे, तो हमारे को बिल्कुल उस ट्रक की इमेज दिखाई देती है छोटी सी। तो और सीधा बनता है, सीधा भी बनता है, छोटा भी बनता है, और कैसा बनता है, आभासी प्रकार का बनता है। तो इस प्रकार आप उत्तल दर्पण जो है उसकी सभी बातों को जान पाए होंगे। वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने होंगे तो सभी पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। और यदि इसकी पहले वाली सीरीज आप देखना चाहते हो तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी सीरीजों का लिंक दिया हुआ है जो हमने पहले पूरी कर चुके हैं। तो चैनल पे आप अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार नेक्स्ट मैं आपके लिए अवतल दर्पण का सीरीज लेके आने वाला हूं। तो नेक्स्ट सीरीज में मैं आपसे दोबारा से बहुत जल्द मुलाकात करने वाला हूं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल बनाए रखिएगा। धन्यवाद।